नाउ इसको अच्छे से देखना समझना। कहता है रोमांटिक पीरियड 1785 से लेके 1832। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि व्हाई डू वी से 1785 से 1832। कहीं कहीं लिखा होगा 1789 से लेके 1832, कहीं कहीं लिखा होगा 1798 से लेके 1832। नाउ आई विल जस्ट मेक द डिस्टिंक्शन कि कहाँ पे क्या है और क्यों ऐसा है। पहले 1785, बहुत सारे बुक्स में 1785 लिखा हुआ है क्योंकि पिछले एज से कंटिन्यूएशन में है। पिछला एज जो हमने देखा था वो 1785 में खत्म हो गया था, है ना, जिसमें जॉर्ज वन जॉर्ज टू राजा बन रहे थे, है ना। लेकिन एक तो वो है, एक कंटिन्यूएशन में है इसलिए 1785। दूसरा 1789 कहीं कहीं इसलिए लिखा होता है क्योंकि दिस वाज द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही हम रोमांटिक ब्रिटिश रोमांटिक्स को पढ़ते हैं। तो किसी बुक में मिलेगा 1789 से लेके 1832। डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज प्राइमरली व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। उसके बाद कहीं कहीं बुक में दिखने को मिलेगा 1798, है ना। इसलिए तुम ही लोग कहोगे कि सर यहाँ यहाँ लिखा हुआ था, मैंने उस पीडीएफ को पढ़ा तो वहां पे ये लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। 1798 में इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस वाज द मैनिफेस्टेशन। मतलब एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेंस। लिरिकल बैलेंस एसटी कॉलेज के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश करी थी एंड उसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1798 में हुआ था एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। सो डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से रोमांटिक एज को देखते हैं, रोमांटिक एज की शुरुआत देखते हैं। इफ वी कंसीडर रोमांटिक एज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस के खत्म होने के साथ साथ कंटिन्यूएशन में देखे तो 1785 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में तीनों नहीं रहेगा, कभी एक ही रहेगा कोई ना कोई। एंड इफ वी कंसीडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ 1789 से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मान ली जाती है। एंड देन कम्स द मेजर 1798 जहां पे लिरिकल बैलेंस का पब्लिकेशन होता है। तो लिरिकल बैलेंस जो है वो मतलब फर्स्ट रोमांटिक कह सकते हैं कि लिटरेरी वर्क है। वैसे उससे पहले विलियम ब्लेक लिख रहे थे बट उसको माना जाता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ रोमांटिक एज, है ना, विच आई विल एक्सप्लेन आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगा। और 1832 तक चलता है ना। उसके बाद हम विक्टोरियन में आ जाते हैं, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द वेस्टर्न लिटरेचर। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, थोड़ा बहुत मैंने बताया कि वेस्टर्न लिटरेचर और कल्चर का ये सबसे बड़ा शिफ्ट था, सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे लेकिन पर्सनल शिफ्ट था। इसलिए कहते हैं कि इट वॉज ए रिवॉल्यूशनरी एज बोथ पॉलिटिकली आर्टिस्टिकली, है ना। विल सी कैसे पॉलिटिकली भी और आर्टिस्टिकली था। नाउ लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड जिसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे द ओल्ड ऑर्डर ऑफ किंग एंड एरिस्टोक्रेटिक वाज चैलेंज बाय द रेडिकल न्यू आइडियाज अबाउट लिबर्टी, राइट्स एंड कॉमन इंडिविजुअल्स। अब बस एक चीज समझने की बात है यहाँ पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ जाओ तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे रोमांटिक एज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दे वांटेड टू डी थ्रोन द मोनार्की। वो मोनार्की से तंग आ चुके थे, अब उनको मोनार्की की जरूरत नहीं थी। तो अब जब उनको मोनार्की की जरूरत नहीं थी, अब देखो ये सिर्फ एक ही चीज से इन्फ्लुएंस नहीं था, ये बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस था। जैसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट का जो होता है, या फिर अपने आप को कह सकते हैं कि मतलब सॉवरेन समझना, है ना। पॉपुलर मतलब एक सेंस में ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलेशन है, उसकी सॉवरेनिटी की बात हो रही है। तो इन सारी चीजों से इंस्पिरेशन था और वो चाहते थे कि जो मोनार्की है ना, मोनार्की वाज इनफ। आई थिंक लुइस 16 राजा थे उस समय, जो कि उसको मतलब ही नहीं था, साम्राज्य से मतलब ही नहीं था कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। जैसे अभी का नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को पता ही नहीं उसके मंत्रिमंडल में कौन है नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, तब अच्छे से समझ आएगा, कोरिलेट कर पाओगे। जैसे नीतीश को भी नहीं पता है कि उसका मंत्री कौन कौन है, उसी तरीके से जो लुइस 16 था ना, उसको मतलब ही नहीं था किंगडम से। ही हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग इन फ्रांस। तो वो भी एक कॉज था। तो लोग क्या करते थे, ये जो एरिस्टोक्रेटिक किंग है उसको डीथ्रोन करने की बात कर रहे थे और कॉमनवेल्थ जैसे आया था इंग्लैंड के अंदर, उसी तरीके से ये लोग चाहते थे कि ये जो पॉपुलर की सॉवरेनिटी है ना उसकी बात करें। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था एंड वो सारी की सारी चीजें हमें मिलता है किसमें, रोमांटिक्स में। तो पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिससे इंस्पायर्ड हुआ था, ओवरथ्रो कर दी गई थी फ्रेंच मोनार्की को, है ना, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मैन की जो राइट्स है उसके बारे में बातें हुई थी।
जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ये बोलते हैं, ये लाइन को याद रखना, मे भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जहां से इंस्पिरेशन होता है, या पूरा का पूरा एक एज को डिफाइन किया जा सकता है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी। ठीक है, उसी एज को देखो, रेन ऑफ टेरर, नेपोलियन बोनापार्ट लीड कर रहा था, ये सारी की सारी चीजें, एज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, सिंपल याद रखना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रोमांटिक्स, फर्स्ट जो मेजर रोमांटिक्स राइटर्स थे, है ना, वो इंस्पायर्ड थे, डायरेक्टली इंस्पायर्ड थे, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली इंस्पायर्ड थे। और दूसरा नेपोलियनिक वॉर जो था, वो 1803 से लेके 1815 तक चला था, जिसमें कि ब्रिटेन वाज, एक बस सिंपल याद रखना है कि बैटल ऑफ वाटरलू एक ऐसा बैटल था जहां पे लास्ट फाइट हुआ था फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हमने देखा मल्टीपल फाइट्स हो रहे हैं। फ्रांस हमेशा चाहता था कि इंग्लैंड की सत्ता को डिथ्रोन करके इंग्लैंड पे कब्जा कर ले। खुद तो उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो चाहता था इंग्लैंड को हरा हरा के हटा दे। तो जितनी बार उसने फाइट किया उतनी बार इंग्लैंड से वो हार गया, एंड दिस वाज द लास्ट फाइट। ये जो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं ना, ये लास्ट फाइट था, बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू एक जगह है, वहां पे लास्ट फाइट हुआ था 1850 में, और इसके बाद से कभी फ्रांस ने फिर इंग्लैंड पे अटैक नहीं किया, ये भी हार गया वो। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी पीक पे नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो ये जो लेट 18th और 19th सेंचुरी था ना, इट सॉ द रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, पूछोगे सर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि इनलाइटनमेंट एज था इससे पहले, जहां पे रीजन, साइंस, इन सब की बात चल रही थी। देखो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। इससे पहले का जो एज था, उसमें रीजन के ऊपर फोकस था, साइंस के ऊपर फोकस था, है ना। तो लोग क्या कर रहे थे ना, धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट था, तो धीरे धीरे लोग इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे थे। एक तो वो कॉज था। दूसरा कॉज था, गौर करना, कि जितने भी राजा आए वो सारे के सारे स्टेबल होने लगे, है ना। न्यू क्लासिकल में जैसे देखेंगे, न्यू क्लासिकल के बाद स्टेबिलिटी बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी समाज में, ऑब्वियस ही बात है कि स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ वहां पे क्या होगा, वहां पे व्यापार शुरू होगा। जब व्यापार शुरू होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप होगा। जैसे इंडिया के अगर अंदर पैसे आना शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये दूसरा कॉज ये था। ठीक है, और तीसरा कॉज ये कह सकते कि इसका अगेंस्ट था रोमांटिक्स। ऑब्वियस बात है, इन सारी चीजों के अगेंस्ट था, जो भी चीजें हो रही थी उसके अगेंस्ट था रोमांटिक्स। तो ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री था, राइज ऑफ न्यू क्राउड, जैसे इंडस्ट्रियल सिटीज, मैनचेस्टर बहुत फेमस जगह है मैनचेस्टर, एंड द ऑफन ब्रूटल वर्किंग कंडीशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सोशल लोकेशंस, है ना, या फिर एलिनेशन। और ये हमें फर्दर देखने को मिलेगा। विक्टोरियन में थोड़ा कम होगा, लेकिन विक्टोरियन में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे। ये सारी की सारी चीजें अब रोमांटिक के बाद विक्टोरियन में देखने को मिलेगा। मॉडर्न में बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, है ना, डिसलोकेशन, एलिनेशन। मॉडर्न एज का तो वो बेसिक थीम है, वो कह सकते हैं। फिर रोमांटिक राइटर्स ऑफन रिएक्टेड अगेंस्ट द डार्क सैतानिक मिल्स। इसको याद रखना, बट टर्म याद रखना, डार्क सैतानिक मिल्स, जिसको ब्लेक ने अपने पोइट्री के अंदर यूज किया था। कि ये जो मिल्स, मतलब ये जो वर्किंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या ये जो इंडस्ट्री है, उसको उसने बोला कि सैतानिक मिल है। ये बच्चों से काम करवा रहे हैं, है ना, गरीबों से काम करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क करवा रहे हैं, वर्कलोड काफी ज्यादा है ना। तो मतलब जो प्रॉपर लिविंग है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए उसने अपने पोइट्री के अंदर यूज किया था ये डार्क सैतानिक मिल, है ना, बाय टर्निंग द प्योरिटी ऑफ सब्लिमिटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल सॉलिस। विच मीन्स ऑब्वियस बात है, ब्लेक को जब हम पढ़ेंगे, वैसे ब्लेक पे मैंने एक और लेक्चर बनाया है, विच आई विल शेयर इट विथ यू। तो ब्लेक में देखना कि ब्लेक ने दो अलग अलग वर्क्स लिखे थे, एक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जहां से नेट क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, दिस इज अ मेजर वर्क। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बीपीएससी में हो, यूपीएससी में हो, यूपीएससी में भी होगा, ये ऑब्वियस बात है, मैंने सिलेबस मुझे याद नहीं अब, और नेट में तो है ही। नेट में शायद पिछले के पिछले साल भी पूछा था क्वेश्चन। तो ये जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, वो इनोसेंस, ह्यूमन के इनोसेंस के बारे में बातें करता है। अभी मैं ब्लेक के बारे में बताऊं, आगे ब्लेक को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो विलियम ब्लेक जो थे वो प्रीकर्सर थे। अब समा का क्वेश्चन था, सर प्रीकर्सर कैसे याद रखेंगे, तो ब्लेक को याद रखना कि प्रीकर्सर है ब्लेक। और जितने भी ग्रेवयार्ड पोइट्स थे वो सारे के सारे प्रीकर्सर थे रोमांटिक्स के। अब ये जो प्रीकर्सर राइटर है, तो ये राइटर ने देखा समय को बदलते हुए, सोसाइटी को चेंज होते हुए इसने देखा, है ना। एंड ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल आदमी था विलियम ब्लेक। और ब्लेक जो थे ना, वो क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे। जैसे देखो मेरे पीछे ना एक पेंटिंग हुआ, मेरी बहन बनाई है। तो पेंटिंग बना के और पेंटिंग के ऊपर पोइट्री लिखते थे वो,
तो पेंटिंग के ऊपर ही पोइट्री होती थी उनकी। तो दैट वाज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोइट्री, दैट वाज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और यही एक्सप्रेशन तो रोमांटिक के प्रिकर्सर कहलाते हैं। तो इसमें क्या था ना कि अपना पर्सनल फीलिंग्स वो दिखा देते, जैसे उन्होंने दो वर्क लिखा था, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में क्या था, नाम से देखो, टाइटल से पता चलेगा, एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएगा यू वुड बी एबल टू मेक इट, है ना, यू वुड बी एबल टू करेक्ट इट। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में क्या था, दे बिलीव्ड कि जो इनोसेंस है, ह्यूमन का जो इनोसेंस ये नेचर में भी है, गॉड ने भी, मतलब गॉड ने हमें दिया है ना। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू ब्लेक, ये जो इंसान के अंदर जो सब्लिमिटी है, इंसान के अंदर जो एक अच्छापन है ना, गुडनेस है, ये सारी की सारी मतलब गॉड ने ही दिया है। क्योंकि जब वो लैम्प, लैम्प एक पोम है उनका, लैम्प के बारे में जब बातें करते हैं, या जब चिमनी स्वीपर के बारे में बातें करते हैं, वैसे दोनों में चिमनी स्वीपर है, एक है इनोसेंस वर्जन और एक है एक्सपीरियंस वर्जन, एंड आई विल एक्सप्लेन दोनों में क्या क्या है। तो वो कहता है कि एक तरफ ह्यूमन के इनोसेंस के बारे में, कि ह्यूमन इनोसेंट है ना, जिस तरह से लैम्प है बाइबल के अंदर, उसी तरीके से एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कहते हैं कि इतना भी खूबसूरत नहीं है, इनोसेंट तो है ही नेचर, नेचर के साथ साथ गॉड, गॉड की बात कर रहा है वो, गॉड तो इनोसेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जब उसने ह्यूमन को एक्सपीरियंस किया, देन ही सेड कि हम उतनी ही ज्यादा, जैसे उसने एक पोम लिखा था द टाइगर, जिसका पहला लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, है ना, यूजीसी नेट ने 2 बार क्वेश्चन पूछा यहाँ से। तो इसमें क्या था कि जैसे टाइगर जो है वो एकदम भूखा है ना, वो दूसरे को मर्डर करके खाता है। तो ये जो कह सकते हैं एक्सट्रीम ह्यूमन डिजायर है, या जो ह्यूमन करता है, मतलब किसी भी हद तक जा सकता है ह्यूमन, ये सारी की सारी चीजें उसने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में दिखाया। चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो, है ना, चाहे वो सैतानिक मिल की बात हो, जैसे चिमनी स्वीपर है, तो इसमें जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में चिमनी स्वीपर के एक्सप्लेन उन्होंने किया है, उसमें दिखाया कि बच्चों से काम करवा रहे, चिमनी को स्वीप करवा रहे, एकदम चिमनी काला हो चुका है ना, ही एक्सप्लेन्स। और वो लंदन के बारे में बातें करेगा कि लंदन कितना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल हो चुका है ना। तो वहां पे वो बता रहे, एक्सट्रीम कंडीशन बता रहे कि ह्यूमन कैन गो। तो देख रहे हो ना, ये कॉन्ट्रास्ट था इनके वर्क में। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, दे वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो। अब एक चीज और याद रखना, ये यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था, याद है मैंने पिछली क्लास में, पिछले या पिछले के क्लास में मैंने बताया था, द विलेज, द ओल्ड विलेज या द विलेज करके एक पोम था, याद करो, ऑबॉर्न करके पोम, शायद AUBURN करके विलेज का नाम था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट था। तीसरा पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड रिफॉर्म था। तो यहाँ पे क्या था कि रिवॉल्यूशनरी आइडिया जैसे फ्रांस से आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करते थे, बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स लेता था, है ना। उसके बाद एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था पीटरलू मैसेकर 1890 के अंदर, जहां पे जितने भी कैवेलरी थे, दे चार्ज अ पीसफुल क्राउड डिमांडिंग पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म हो, है ना, हाईलाइट इन द डीप सोशल टेंशन ऑफ द एज। अब देखो मैंने बताया था ना, विक्स एंड टोरी दो अलग अलग पार्टीज थी, लेकिन वो चाहता था कि पार्लियामेंट के अंदर रिफॉर्म हो, बेटर हो पार्लियामेंट। इसलिए वहां पे आता है एट द एंड ऑफ इट ग्रेट रिफॉर्म एक्ट 1832, बहुत फेमस है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो मिडिल क्लास है उसको वोटिंग राइट्स मिल गया था। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। ग्रेट रिफॉर्म 1832 में होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी मिडिल क्लास मेल हैं उसको भी वोटिंग राइट्स मिलता है। इससे पहले वोटिंग, अब याद रखना, इसी एज में, इसी एज में एक राइटर थी जिनका नाम था मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट, मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट, जिनका एक वर्क था विंडिकेशन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो फेमिनिज्म की शुरुआत भी इसी रोमांटिक एज से होता है ना। मैरी शैली जो है इससे थोड़ा पहले आती है, कह लो कि रोमांटिक एज से थोड़ा पहले। तो मैरी शैली जो है ना, इन्हीं की मतलब बेटी थी, डॉटर थी, जिससे पर्सी वैसी शैली की शादी हुई थी। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन के अंदर वो वुमेन के वोटिंग राइट के बारे में बातें कर रही थी, है ना। दे वांटेड, वो चाहती थी कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले, क्योंकि वुमेन शुड बी सीन इक्वल टू मैन, एटलीस्ट वोटिंग में, कम से कम वोटिंग में। तो सबसे पहला जो फेमिनिज्म का जो सबसे पहला पार्ट था, वो वुमेन को वोट देने की आज़ादी मिले। उसी तरीके से देखो ग्रेट रिफॉर्म होता है 1832 में, जहां पे मिडिल क्लास मैन को, उसको वो नहीं मिलता था इससे पहले, सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक वोट देते थे और उन्हीं का गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन मिडिल क्लास ने भी मतलब उनको भी वोटिंग राइट मिलना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में आगे जाके देखेंगे विक्टोरियन के बाद,
ब्लैक जो स्लेव्स होते थे ना, उनको भी धीरे धीरे वोटिंग राइट्स मिलना शुरू हुआ था। एंड देन देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ द एज, जिसको बोलते हैं उस एज का स्पिरिट, है ना, एक तरह से अपने कह लो कि इनलाइटनमेंट के अगेंस्ट था, डेकोरम के अगेंस्ट था, रीजन के अगेंस्ट था, है ना। तो रोमांटिक जो थे, दे चैंपियन इमेजिनेशन, उनके अनुसार इमेजिनेशन वाज द सुप्रीम ह्यूमन फैकल्टी, है ना, जहां से वो पोइट्री क्रिएट करता है, विच इज सेलिब्रेटेड इंटेंस इमोशन, पर्टिकुलरली हॉरर, पैशन, देखो सबलाइम है, पैशन, हॉरर और ये सारे के सारे सबलाइम है। एंड वे आर फैसिनेटेड बाय द सुपर नेचुरल, विच वी विल सी जब हम एसटी कॉलेज को पढ़ेंगे। तो एसटी कॉलेज के वर्क में देखो सारे के सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और यहीं से उसने टर्म कॉइन किया था जो बीपीएससी में पूछा है, सिर्फ बीपीएससी में नहीं, नेट पहले भी पूछा हुआ है, जिसको उसने कॉइन किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। याद है किसी को? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव किसी को नहीं याद है? द टर्म इन्होंने कॉइन किया था, यही सुपर नेचुरल चीजों से निकल के आएगा, ठीक है, विच आई विल एक्सप्लेन, आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। देखो दूसरा है गॉथिक से, एग्जॉटिक चीजों से, मिडियाबल चीजों से इंस्पायर्ड थे, है ना। तो कहते हैं कि द आइडियल ऑफ द एज वाज इंडिविजुअल की जीनियस का, इंडिविजुअल अपनी जीनियस, मतलब उसके अंदर जो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बाहर निकलते हैं वहां से। सॉलिटरी एंड ब्रूडिंग आर्टिस्ट, पोएट, ये सारी की सारी चीजें माइंड में रखना। एक हम पोम पढ़ाएंगे आज अगर टाइम रहेगा तो, द सॉलिटरी रीपर, एंड दैट मैं कोशिश करूंगा कि सॉलिटरी रीपर के थ्रू जितनी भी चीजें मैंने अभी बताया वो सारी की सारी चीजें एक्सप्रेस कर दूंगा, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पहले की पोइट्री, जैसे मैंने द रेप ऑफ लॉग को शायद एक्सप्लेन किया था, तो पहले की पोम्स, या फिर हमने वो भी देखा था जैसे पिलग्रिम प्रोग्रेस देखा था, तो उससे ये पोम कितना अलग था, है ना, विच यू विल गेट। फिर था द सुप्रीम रोमांटिक फॉर्म, जिसमें कि वही है पर्सनल एक्सपीरियंस, फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन, इमेजिनेटिव विजन, ये सारी के सारी एज थी, है ना। अब सबसे पहले आता है द फर्स्ट जनरेशन, जिसको लेक पोइट्स भी कहते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स को ही द लेक पोइट्स भी कहते हैं। अब लेक पोइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी राइटर्स थे ना यहाँ पे, सब लेक के पास मिले थे, है ना। एक लेक था, उस लेक के चारों तरफ मिले थे ये लोग, मतलब लेक के आसपास ही सब रहते थे, तो यहाँ पे सबकी दोस्ती हुई थी, इसलिए इनको बोला जाता है लेक पोइट्स भी। जिसमें कि सबसे पहला राइटर आता है हमारा विलियम ब्लेक, जो कि प्रीकर्सर है, देख रहे हो ना, 1757 में पैदा हुआ था ये, और 1827 में मर भी गया। तो ये क्या था? प्रीकर्सर था रोमांटिक्स का। अब विजनरी पोएट था, पेंटर था, इनग्रेवर, डू रिमेंबर, इससे याद रहेगा, ये इनग्रेवर था। अगर इनग्रेवर का मतलब होता है कि समवन हु इनग्रेव्स वर्ड्स ऑन एनी पेंटिंग, या फिर किसी, सपोज अगर इसी पे अगर इनग्रेव करवाना है मेरा नाम, तो इनग्रेवर ही इसको इनग्रेव करता है ना। तो ये इनग्रेवर था, तो वहां से इनको इंस्पिरेशन मिला था कि पेंटिंग के ऊपर पोइट्री लिखने का, तो पोइट्री को इनग्रेव करके वो लिखा करते थे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, मैं हमेशा कह रहा हूं कि देखो जब तक इन डेप्थ नहीं समझोगे ना, तब तक इस तरह के क्वेश्चन बना देता है कभी कभी। हु इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड अनक्लासिफाइबल फिगर ऑफ ऑल लिटरेचर, इसलिए बहुत डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, इसलिए यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठेगा उठेगा। फिर कहते हैं कि अ रेडिकल क्रिश्चियन मिस्टिक, ही क्रिएटेड हिज ओन कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजी, अ सीरीज ऑफ प्रॉफिटिक बुक्स, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन थॉट्स, क्रिश्चियन मिस्टिक्स, है ना, गॉड से बहुत इंस्पायर्ड था ये। तो उसका जो सबसे पहला वर्क था पोइटिकल स्केचेस, 1783 में पब्लिश हुआ था। दूसरा सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसका फेमस पोम जैसे द लैम्ब है, द चिमनी स्वीपर है ना, जिसके अंदर चाइल्डहुड इनोसेंस के बारे में बातें करते हैं, फेथ के बारे में बातें करते हैं, वंडर, ऑल द गुड थिंग्स दैट वी एक्वायर, दैट ह्यूमन एक्वायर्स, है ना, उसके बारे में बातें करते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से। टाइटल से ही पता चल रहा है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस मतलब इनोसेंस के बारे में बातें करेगा वो, गुडनेस के बारे में बातें करेगा वो, है ना, गॉड्स गिवन गुडनेस। फिर दूसरा है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिशन में है ना, दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, ये दोनों पोम एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है। जैसे वहां पे इल इलाग्रो और सेकंड पेंसरोसो था, मिल्टन में उसी तरीके से यहाँ पे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है ना। इसलिए कहते हैं कि पब्लिश टुगेदर विथ इनोसेंस, एंड दिस कंपेनियन कलेक्शन एक्सप्लोर्स द फॉलन एडल्ट ऑफ करप्शन, मतलब ह्यूमन करप्शन के बारे में बातें करता है, ऑपरेशन के बारे में बातें करता है, सफरिंग के बारे में बातें करता है ना, और कॉन्ट्रेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल के बारे में, जैसे द टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, लंदन, ये सारे के सारे जो पोम्स हैं वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर पाए जाते हैं। फिर इनका एक और मेजर वर्क था प्रोफेटिक बुक्स, एंड दिस इज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजिकल एपिक
जिसके अंदर बहुत सारे वर्क्स हैं, और खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। यहाँ से शायद पिछले बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, इसी बार मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है पिछले बार क्वेश्चन पूछा है, रिसेंट क्वेश्चन आया है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल से, है ना। तो इनका ये सारा इंपॉर्टेंट वर्क है, विच मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ विलियम ब्लेक के ऊपर, डिटेल्ड एनालिसिस है वहां पे, आई विल जस्ट शेयर इट विथ यू, देखा करो, जो भी मैं शेयर करूँ ना देखा करो, ताकि अपडेटेड रहोगे, है ना। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड, उसी फर्स्ट जनरेशन के दूसरे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनको माना जाता है कि सेंट्रल फिगर है रोमांटिक एज का, है ना, क्योंकि उनका जो पोइट्री था ना वो रियल लैंग्वेज में लिखा गया था और रियल मैन के लिए लिखा गया था। मैंने बताया ना, ही वॉज डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट, उसने खुद लिखा है अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में, जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था 2 साल के बाद। तो उसने प्रीफेस ऐड किया था लिरिकल बैलेंस के अंदर, तो उसका पूरा टाइटल है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, और इस प्रीफेस के अंदर वो कहते हैं कि आई एम डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट, जो कि रियल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन के द्वारा, मतलब मैन का जो रियल लैंग्वेज होता है, जो कॉमन मैन का लैंग्वेज होता है, उसमें मैं लिखूंगा, विच मीन्स लैंग्वेज काफी ईजी होगा, सरल होगा, जिसके अंदर प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू की बात करता है, नेचुरल वर्ल्ड की बात करता है ना। अब इनका जो सबसे पहला वर्क था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, है ना, 1793 में पब्लिश हुआ था। सी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एज और उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स को, इंडिविजुअल आई विल शेयर द पीडीएफ एज वेल, क्योंकि जितने भी 6 से 7 इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज में, सब उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आई विल शेयर ऑल द पीडीएफ्स। तो उस पीडीएफ से बहुत गो थ्रू, मतलब अच्छे से जाना, और उसके इंपॉर्टेंट पोम्स को मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, जस्ट रीड ऑल द इंपॉर्टेंट पोम्स, और जो भी बीपीएससी वाले हैं वो इसी पीडीएफ से, इस पीडीएफ के बियॉन्ड नहीं जाना है, इस पीडीएफ में इनफ है उसमें, है ना, इसी में आएगा, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट जो वर्क है लिरिकल बैलेंस, जो मैंने बताया था 1798 में पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज को ऑथर्ड बाय कॉलरिज, कॉलरिज के साथ ये पब्लिश हुई थी। अब देखो 1798 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन था रोमांटिक एज का, इसलिए कभी कभी रोमांटिक मोमेंट यहां से शुरुआत किया जाता है ना। दैट इंक्लूड्स हिज पोम लाइक लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोम, वीवीआई पोम है ये, इसको जरूर पढ़ना, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। यहाँ से क्वेश्चंस इन बिटवीन द लाइन्स पूछ देगा, कहीं से भी पूछ सकता है, ये पीजी के सिलेबस में भी था और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये। एंड देन एक्सप्लोरेशन ऑफ रिप्ले, द प्रीफेस, जो कि ऐड किया गया था, मैंने बताया ना 1800 वाले एडिशन में, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में, है ना, ऐड किया गया था, मैनिफेस्टेशन था, जो कि मैं लिटरेरी थ्योरी में पढ़ा दूंगा, तो यू डोंट हैव टू रीड इट, यू डोंट हैव टू रीड इट, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये पोम पढ़ लेना, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। वैसे विलियम वर्ड्सवर्थ से एक क्वेश्चन फिक्स आता है हर साल यूजीसी नेट में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है वर्ड्सवर्थ को, वर्ड्सवर्थ के भी ऊपर मैं सारी पीडीएफ शेयर करूंगा। एंड देन पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश हुई थी, दैट कंटेन्स मेनी ऑफ हिज फेमस लिरिक्स, जैसे आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई बिलीव ये शायद 9th या 10th के सिलेबस में था, 9th के सिलेबस में था, एज फार एज आई रिमेंबर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट बिहार बोर्ड के 9th के सिलेबस में आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड था, शायद मैंने किसी ने किसी को पढ़ाया था। फिर ओड, इमिटेशन एंड इमॉर्टैलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इस सबको पढ़ लेना, पोम को एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ना। एंड देन सॉलिटरी रिपर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोम। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे इनके पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में जब पब्लिश हुई थी उसके अंदर था, ये सारे फेमस पोम्स हैं, इसलिए एक बार पोम को जरूर पढ़ना। आज होगा तो मैं सॉलिटरी रिपर पढ़ा दूंगा, या इसमें से कोई एक पोम पढ़ा दूंगा, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट वर्क था इनका एक्सक्यूशन 1814 में, अ लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोम, ये बहुत फेमस है इनका, द प्रिल्यूड, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, पीजी के सिलेबस में भी है, प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, विच इज एक तरह से कह लो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, खुद के इंस्पिरेशन से, मतलब खुद से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये लिखा था, विच वॉज कंप्लीटेड इन 1805 एंड पब्लिश्ड पोस्टमसली 1850 में, मरने के बाद पब्लिश हुई थी, विच इज ऑटोबायोग्राफिकल, वैसे मैंने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बोल दिया, दोनों सेम ही चीज है। अ वास्ट एपिक पोम इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और उनके खुद के कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट इसके अंदर है ना, तो ये पोम भी वीवीआई है, नेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सैमुअल टेलर कॉलरिज, तीसरे इंपॉर्टेंट राइटर, हमने पहले पढ़ा विलियम ब्लेक, देखो याद अभी क्लास में हो जाएगा, विलियम ब्लेक पढ़ा, विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा, एस टी कॉलेज पे आ गए हम, तीसरा राइटर एस टी कॉलेज, ही वॉज अ ब्रिलियंट पोएट, फिलोसफर एंड ए लिटरेरी क्रिटिक, और वर्ड्सवर्थ का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, लेकिन बाद में टूट गया, और his poetry is celebrated in dream-like musicality that explored
सुपर एंड वर्किंग ऑफ द इमेजिनेशन। सो सिंपल है, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। विलियम ब्लेक इमेजिनेशन की बात करता था, विलियम ब्लेक गॉड से इंस्पायर्ड था, है ना, वो इनोसेंस और एक्सपीरियंस के बारे में बातें करता था। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नेचर को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मानते थे, उनको लगता था नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसलिए उनका बहुत फेमस लाइन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, और उसको वो ट्रैंक्विलिटी में इकट्ठा करके पोइट्री को क्रिएट करता है, एक पोइट क्रिएट करता है। दैट वाज पोइट्री फॉर हिम। और पोइट्री वो था जो कॉमन मैन के लिए लिखी जाती थी और कॉमन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। दैट वाज पोइट्री फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ। ना एसटी कॉलेज जो थे बिल्कुल अपोजिट सोचते थे, एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दैट दे बोथ डिपार्टेड, है ना। मतलब दोनों के बीच में जो लड़ाइयां हुई ये दो कॉज से हुआ था। पहला कॉज ये था कि एसटी कॉलेज, देखो यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो यूजीसी नेट कैसा क्वेश्चन पूछा है, ये ओपियम ईटर था, ओपियम ईटर था। ओपियम मतलब नशा होता है, वो एक जैसे होता है ना, देखो रोल ऐसे ऐसे बना के लोग फूकते हैं, वैसे ही ओपियम भी होता है। तो ये जो ओपियम है ना, जैसे चरस गांजा होता है ना, उसे गांजा को बोलते हैं ओपियम, एज फार एज आई रिमेंबर। चरस नहीं, चरस तो थोड़ा सा व्हाइट पाउडर होता है, पर गांजा, देखो मैंने किया नहीं इसलिए मुझे नहीं पता कि व्हाइट पाउडर होता है कि क्या होता है। ये वो भी शायद रोल करने वाला ही होता है। तो ये ओपियम जो थे ना उनका सेवन करते थे। यूजीसी ने पूछ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, तो याद रखना, मे बी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ जाए अगली बार। तो सैमुअल टेलर, दो राइटर थे, सैमुअल टेलर कॉलेरिज और एक और थे, ही वॉज अ फिलोसफर, हिज नेम वॉज, इन्होंने एक अपना खुद के ऊपर लिखा था, द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। थॉमस डी क्विंची नाम था उनका, थॉमस डी क्विंची। ये देखो यूजीसी नेट पूछ चुका है, बीपीएससी में एग्जाम में आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो याद रखना, थॉमस डी क्विंची ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ही वॉज ऑल्सो एन एडिक्ट ऑफ ओपियम। और दूसरा राइटर जो था वो सैमुअल टेलर कॉलेरिज था, ही वॉज ऑल्सो एन एडिक्ट ऑफ ओपियम। ओपियम का सेवन करता था, नशेड़ी था, सिंपल समझ लो, ठीक है। तो दिस वॉज द कॉज, एक ये कॉज था, उनको लगता था कि मेरी सिस्टर को कैसे रखेगा ये, और दूसरा क्योंकि सैमुअल टेलर कॉलेरिज की शादी होने वाली थी विलियम वर्ड्सवर्थ के सिस्टर के साथ, है ना, दे वर इन लव। लेकिन वर्ड्सवर्थ को लगा कि ये तो नशे में पड़ा रहता है ना, हाउ कैन ही मैरी माय ओन सिस्टर। एक तो वो कॉज था, दूसरा इनकी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट थी। इसलिए 2 साल के ही फ्रेंडशिप खत्म, 2 साल में ही फ्रेंडशिप खत्म हो गई। जितना क्लोज ये लोग आए, साथ में लिरिकल बैलेंस पब्लिश किया, 2 साल के बाद इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई। इसलिए जब हम पढ़ते हैं ना प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का। लेकिन इनका सैमुअल टेलर कॉलेरिज का एक बहुत फेमस वर्क था बायोग्राफिया लिटरेरिया, मतलब बायोग्राफी, उनकी खुद की बायोग्राफी लिटरेचर के ऊपर जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो एक कॉन्ट्रास्ट में था, और वो वर्ड्सवर्थ के कॉन्ट्रास्ट में था। वो प्रीफेस के ऊपर, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस के ऊपर एक तरह से क्रिटिसिज्म था, है ना। तो इतने फेमस थे, मतलब इतना फेमस इनका वर्क था वो, ठीक है। तो इतना कॉन्ट्रास्ट था दोनों में, दोनों बहुत अलग थिंकर्स थे। तो इनका जो वर्क था इनिशियली पोम्स इन वेरियस सब्जेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल यहाँ से याद रखना, इसका कंट्रीब्यूशन लिरिकल बैलेंस में 1798 में जो पब्लिश हुई थी उसमें है, 1800 वाले में नहीं है, 1800 में प्रीफेस ऐड हुआ था। और सबसे पहला वर्क और सबसे पहला जो पोम है लिरिकल बैलेंस का वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह लो, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, है ना, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। मे बी आई विल मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि इसको पढ़ाएंगे ना तो 2 क्लास मिनिमम चला जाएगा। तो आई विल जस्ट मेक अ वीडियो ऑन यूट्यूब, और इसको अगर मेरी फ्रेंड एनी उन्होंने अगर बनाया होगा तो आई विल शेयर हर वीडियो, तो यू कैन वॉच दैट एज वेल, या फिर मैं खुद ही बना दूंगा, ठीक है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर इनका मास्टरपीस था, अ हॉन्टिंग एलिगोरिकल बैलेट्स ऑफ क्राइम, पनिशमेंट एंड रिडेम्पशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आई विल शेयर, मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वर्क है क्रिस्टेबल, यहां से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, जो कि एक मिस्टीरियस अनफिनिश्ड गॉथिक पोम है ना, गॉथिक से इंस्पायर्ड है, इनके इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड है। कुबला खां, ये बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चन आता है कुबला खां से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कुबला खां। पूरा टाइटल है और विजन इन अ ड्रीम अ फ्रेगमेंट, यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेगमेंटेड में लिखा हुआ था, विजन ऑफ ड्रीम में लिखा हुआ था, सो रहे थे ना, ओपियम का सेवन करके एकदम पड़े हुए थे, अचानक से उनको ड्रीम आता है ना, और फिर कोई आदमी उसको उठा देता है, तो बीच में वो पोम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है नेट ने, तो बीपीएससी में भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जितने भी रोमांटिक एज के राइटर हैं दे ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उनके एक एक वर्क इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं,
है ना, क्योंकि हर लोगों ने रोमांटिक कोई पढ़ा है अच्छे से, रोमांटिक के अलावा दूसरा तो लिटरेचर जानता नहीं है कोई। ऑब्वियस आता है जो पुराने पुराने प्रोफेसर्स हैं उनको रोमांटिक ही दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर लगता है, लिटरेरी मूवमेंट लगता है, और था भी, ऐसा नहीं है कि नहीं था, था भी। तो इसलिए रोमांटिक एज इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके हर राइटर का हर वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई वही पढ़ा है तो वहां से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, है ना। तो इसलिए सब कुछ पढ़ना है, रोमांटिक एज में समय देना, अच्छे से पढ़ना, 3 दिन में लगाऊंगा इस रोमांटिक एज को खत्म करने में। एंड देन इनका मास्टरपीस बायोग्राफिया लिटरेरिया विच आई विल एक्सप्लेन इट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर वो इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन कम्स द सेकंड जनरेशन राइटर। तो सेकंड जनरेशन हम लोग कल देखेंगे, बट यहाँ तक